सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉर नीट 2025 यानी कि नीट 2025 के लिए 6 महीनों में कंप्लीट होने वाली स्टडी प्लान की स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तब भी आप 6 महीने इस प्लान के थ्रू स्टडी करके आप अपने सिलेक्शन की कैटेगरी को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तब भी आप इस स्ट्रेटजी के द्वारा अगर पढ़ेंगे तो अपनी रैंक को बहुत अच्छा बूस्ट आप दे पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। इसके अंदर सबसे पहले मैंने कुछ इवेंट लिखे हैं और उनकी डेट लिखी है भाई। जैसे कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है भाई, मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। और कब तक आप भर सकते हो भाई, लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म की, उसी मार्च मंथ के 4th वीक तक आप फिलअप कर सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद मैंने लिखा है अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन हो गया, कोई गलती हो गई आपसे, तो उसे ठीक कर सकते हो आप। अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक विंडो ओपन होगी एनटीए की वेबसाइट पे, उसमें जाकर आप अपना करेक्शन फिलअप कर सकते हो। उसके बाद नीट 2025 का एडमिट कार्ड कब आ रहा है भाई, 4th वीक ऑफ अप्रैल के अंदर आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे ऑब्वियसली। उसके बाद एग्जाम की डेट क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली मई मंथ के अंदर फर्स्ट वीक में आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। और नीट के एग्जाम की टाइमिंग आपको पता ही है, 2 बजे से लेकर 5:20 तक ये एग्जाम होता है बेसिकली। उसके बाद नीट 2025 का रिजल्ट कब तक आ सकता है भाई, अप्रोक्सीमेटली तो जून मंथ के अंदर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे। तो ये कुछ डेट से बच्चों जो नीट 2025 से रिलेटेड है। आप फॉर्म कब भरेंगे, आप करेक्शन कब कर सकते हैं, उसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आप नीट 2025 में अपीयर कर रहे हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान, कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर को कितना कितना समय देना है ना, फिजिक्स के कितने चैप्टर है, कितना टाइम हमें उनको देना है, वो सब डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज बेसिकली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 24 वीक बचे हैं अपने पास एग्जाम के लिए, उन वीक्स को हम कैसे फुली यूटिलाइज करेंगे और बहुत ही अच्छा आउटपुट लेंगे भाई। मिनिमम इनपुट ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि 6 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे, उसके साथ में रिवीजन भी करेंगे। उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको, जो कि 4 वीक्स के अंदर कंप्लीट करेगा भाई पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हुए। उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस का टाइम टेबल भी बताऊंगा, जिससे आप अपने स्टडी प्लान को और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी कब पढ़नी है या कहां पर नहीं पढ़नी है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जाम डे प्लान क्या होगा भाई, जब नीट 2025 आप देने के लिए जा रहे हो उस दिन आपको क्या करना है, उससे 1 वीक पहले क्या करना है, कैसे एंजाइटी स्ट्रेस इन सब से दूर रहना है, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे भाई। उसके अलावा कैसे मोटिवेटेड रहें नीट की प्रिपरेशन करते समय, इसकी भी थोड़ी सी डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। ये सारे टॉपिक इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप किए जाएंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने लिया है वो फिजिक्स है बच्चों। फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, 11th प्लस 12th में आप देख ही सकते हो। हमारे पास टोटल 28 चैप्टर है, 28 अध्याय है बेसिकली। सबसे पहला है हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, जिस ऑर्डर में पढ़ना है उसी ऑर्डर में आपके सामने लिख दिया है अभी मैंने। यूनिट और मेजरमेंट को कितने दिनों तक पढ़ना है बच्चों, 2 दिनों तक, ज्यादा टाइम नहीं देना है इस चैप्टर को। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली एरर एनालिसिस से आते हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट के जितने भी यूनिट आप इसमें पढ़ते हो वो सारे चैप्टर में फिर से आते हैं। तो इस चैप्टर को हम केवल 2 ही दिनों में समाप्त करेंगे। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता है भाई, एक ही लाइन में जो मोशन होता है, इस चैप्टर को हम 4 दिन देंगे भाई। उसके बाद मोशन इन प्लेन, एक प्लेन के अंदर यानी कि 2D के अंदर जो मोशन होता है उसको भी हम 4 दिन दे देंगे। जो मोशन के लॉज है इनको भी 4 दिन दे देंगे। वर्क एनर्जी पावर जो है इसको भी हम 4 दिन दे देंगे। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है, जिसको आप सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, और रोटेशनल मोशन जो है इसको हम 6 दिन देंगे भाई। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हो, तो इसको 6 दिनों में कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे बच्चों और 4 दिन इसको देंगे। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो भी सॉलिड की, इसको 2 दिन में समाप्त करेंगे, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। उसके बाद फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज 3 दिनों के अंदर।
उसके बाद मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे 3 दिनों के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लेंगे 3 दिनों के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बहुत ही कम डिफरेंस है, वो भी साइन के डिफरेंस है इस थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर फिजिक्स में टाइम दे देंगे तो हमारा केमिस्ट्री में टाइम बच जाएगा, केमिस्ट्री में भी देंगे और फिजिक्स में भी देंगे। फिजिक्स का टाइम मैंने कम रखा है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा रखा है बस। जो काइनेटिक थ्योरी है उसमें आप 2 दिन दोगे भाई, बिल्कुल। ऑसिलेशन को आप 3 दिन दे देना, वेव को भी आप 3 दिन दे देना। तो ये डेज फिक्स किए हैं भाई मैंने, चैप्टर को कितने डेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड काफी बड़ा चैप्टर है जो 6 दिन दे दिए इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी 6 दिन, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 6 दिनों में, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म भी 6 दिनों में। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, 3 दिनों में कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो EMI है ये भी 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और AC जो है अल्टरनेटिंग करंट, ये भी 3 दिनों का ही चैप्टर है भाई, ज्यादा बड़ा है नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको 2 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही इजीली। उसके बाद रे ऑप्टिक्स आता है और वेव ऑप्टिक्स आता है। यहाँ पे आपने वेव की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, यहाँ पे वेव का ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हो आप। तो रे ऑप्टिक्स काफी बड़ा है तो 6 दिन दे दिए, ये 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रेडिएशन जो होती है उसका डुअल नेचर पढ़ लेना आप 2 दिनों के अंदर, एटम पढ़ लेना 2 दिनों के अंदर, न्यूक्लियाई पढ़ लेना 2 दिनों के अंदर, और सेमीकंडक्टर भी आप पढ़ सकते हो 2 दिनों के अंदर। जो एटम न्यूक्लियाई है ये आप केमिस्ट्री से भी ओवरलैप करके ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हो, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इन चैप्टरों में आपको। इनको आप बहुत फोकस से पढ़ोगे, इसलिए मैंने टाइम भी उसी प्रकार ज्यादा दे दिया है आपको इन चैप्टर के लिए। बोलो बात समझ में आती है? ये है फिजिक्स के लिए डेज का क्लासिफिकेशन, कैसे डेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाई करोगे भाई। आगे हम डेली प्लान भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वीक में क्या करोगे, सेकंड वीक में क्या करोगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई अभी, है ना। उसके बाद देखो केमिस्ट्री के अंदर हमने चैप्टर को कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री 11th प्लस 12th की जो NCERT है उसमें 23 ही चैप्टर है आपके लिए। सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ोगे मोल कंसेप्ट 4 दिनों के अंदर। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे 4 दिनों के अंदर, पीरियोडिक टेबल भी 4 दिनों के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, महीनों लग जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना इसको कंप्लीट होने में, इसलिए 11 दिन के अंदर इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद D&F ब्लॉक को आप 3 दिनों में कंप्लीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी आप 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। IUPAC नोमेनकल्चर को भी 4 दिनों में, आइसोमेरिज्म को भी 4 दिन दे देना, GOC1 को भी 4 दिन, और GOC2 जो है जिसमें रिएक्शंस आती है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, उसको आप 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन भी 3 दिनों में, हेलोजन के डेरिवेटिव भी 3 दिनों में पढ़ लेना। उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर भी 3 दिनों में पढ़ेंगे। कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक एसिड भी 3 दिनों में ही पढ़ेंगे। अमाइंस जो है ये भी 3 दिनों में पढ़ लेना। रेडॉक्स रिएक्शन भी 3 दिनों में। थर्मोडायनेमिक्स को देखो, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दिया है मैंने, क्योंकि फिजिक्स में 3 ही दिन दिए थे, यहाँ पर 6 दिनों तक आप थर्मोडायनेमिक्स को कंसिडर करोगे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेना 4 दिनों में। आयनिक इक्विलिब्रियम को 5 दिन दे देना। सॉल्यूशन 4 दिनों में हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 दिनों में, केमिकल काइनेटिक्स 4 दिनों में, और बायोमोलिक्यूल्स मात्र 3 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का डेज वाइज क्लासिफिकेशन आपको दे दिया हमने, जिसको आप रिलेट करके काफी इजीली समझ सकते हैं। देखो ऐसे क्लासिफाई करने से आपको सुकून मिलेगा कि हाँ इतने दिन अगर पढ़ेंगे तो ठीक ठाक तरीके से अपना सिलेबस हो रहा है, और सिलेक्शन की कैटेगरी हम लाइक करेंगे अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो। अगर इस तरीके से पढ़ोगे आप और साल भर आपने मेहनत की है काफी अच्छी, तो आप अपनी रैंक को किस तरीके से बूस्ट कर पाओगे उसकी भी बात हम आगे करेंगे। आगे देखो भाई, बायोलॉजी के चैप्टर आ चुके हैं अपने सामने। 32 चैप्टर है टोटल, 32 चैप्टर आपको दिख रहे हैं भाई, जो कि NCERT 11th प्लस 12th के अंदर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड मात्र 2 दिनों में समाप्त। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 दिनों में, प्लांट किंगडम 5 दिनों में, एनिमल किंगडम 6 दिनों में, मोर्फोलॉजी आपकी 3 दिनों में, एनाटॉमी 3 दिनों में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन 4 दिनों में, सेल हो जाएगा 3 दिनों में, बायोमोलिक्यूल 3 दिनों में, सेल साइकिल और डिवीजन जो है बेसिकली 2 दिनों में मात्र, फोटोसिंथेसिस 3 दिनों में हो जाएगा, रेस्पिरेशन 3 दिनों में, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट 3 दिनों में, ब्रीदिंग एक्सचेंज गैसेस 2 दिनों में, बॉडी का फ्लूइड और सर्कुलेशन 2 दिनों में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन भी 2 दिनों में, लोकोमोशन को 3 दिन देंगे क्योंकि यहाँ पे याद बहुत ज्यादा करना होता है हड्डियों के नेम वगैरह। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी 3 दिनों में, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन भी यहाँ पर आपको 3 दिन दिए गए हैं भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर हो रहा है वो भी 3 दिनों में होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसलिए 4 दिन आपको दे दिए यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए 3 दिनों में आराम से हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 4 दिन दिए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 दिन दे दिए भाई, काफी बड़ा चैप्टर है, आप भी समझ सकते हो।
इवोल्यूशन काफी ठीक ठाक है, थोड़ा रिड्यूस भी कर दिया सिलेबस कम होने के बाद, इसलिए 4 दिनों में आराम से हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 दिनों में कर लेंगे आप, ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है इसमें रिड्यूस होने के बाद। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है ये 2 दिनों में हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो 3 दिनों में कर लेना, और एप्लीकेशन 2 दिनों में ही हो जाएंगे। आपको पता है प्रोसेस पढ़ने के बाद एप्लीकेशन पढ़ने में मात्र 2-3 घंटे का समय ही लगता है, तो आराम से हो जाएगा 2 दिनों के अंदर। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर को आप 3 दिनों में करेंगे, इकोसिस्टम 2 दिनों में, और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन भी आप 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये है देखो भाई बायोलॉजी के चैप्टर का डेज वाइज क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई डेली बेसिस पे हम कौन से टाइम टेबल को फॉलो करें जिससे इतने सारे चैप्टर कवर अप हो जाए बिना ज्यादा दिक्कतों के। देखो बच्चों, केवल 6 महीने का समय बचा है। अगर आपका 4th 5th अटेम्प्ट है तो ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपका, क्योंकि अगले साल कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, अटेम्प्ट लिमिट डाल देंगे, एज लिमिट डाल देंगे, किसी को नहीं पता। इसीलिए बहुत ही बढ़िया से पूरी जान लगा के पढ़ाई करेंगे। इसी बेसिस पे ये जो शेड्यूल है आपके लिए बनाया है हमने। सबसे पहले तो देखो सब्जेक्ट कितने रखे हैं हमने, फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, बॉटनी रखा है और जूलॉजी रखा है। इन दोनों को कंबाइंड करके बायो नहीं लिखा है, क्योंकि इनके इक्वल क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली। जितने फिजिक्स के आते हैं ना उतने ही बॉटनी के, उतने ही जूलॉजी के, इसलिए सब्जेक्ट 4 है बेसिकली। उसी प्रकार से टाइम टेबल बनाया है। सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो क्लास वीडियो अटेम्प्ट करना है आपको डेली, एक दिन के अंदर कैसे कैसे मैनेज करना है सब्जेक्ट को वो लिखा है। देखो फिजिक्स का 90 मिनट का लेक्चर देख सकते हो आप, केमिस्ट्री का भी 90 मिनट का, बॉटनी का भी 90 मिनट का और जूलॉजी का भी 90 मिनट का। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा थोरेक्स पे भी हमने लॉन्च कर ही दिया है कोर्स। थोरेक्स के ऊपर हमने नीट 2025 के लिए आरआरसी बेंच लॉन्च किया है भाई, रैपिड रिवीजन कोर्स जिसको बोलते हो आप। इसके अंदर 1 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कराया जाएगा, जिसे आप फुल चैप्टर लिख सकते हो। इसको आप 1 शॉर्ट वीडियो भी कहते हो, है ना, इसको आप 1 शॉर्ट वीडियोस भी कहते हो भाई। ऐसे वीडियोस आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं हम थोरेक्स पे, जो कि 90 मिनट से कम ड्यूरेशन के होंगे। 90 मिनट मैक्सिमम टाइम रहेगा बेसिकली किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है थोरेक्स पे, आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। तो 90 मिनट में आप हर एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो देख लोगे पर डे। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आप कवर अप कर लोगे, रिवीजन कर लोगे बेसिकली अपने नोट्स का, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो। अगर आप नोट्स रिवीजन के लिए टाइम देखो मुझसे तो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट, 2 घंटे के अंदर सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप रिवाइज करोगे डेली बेसिस पे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम अगर पूछो तो 40 मिनट तक फिजिक्स के क्वेश्चन, 40 मिनट तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और बॉटनी और जूलॉजी को 20-20 मिनट दो दोगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं, डाटा वगैरह है नहीं, कैलकुलेशन है नहीं बेसिकली। उसके बाद एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है भाई। फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल हेडिंग वाइज थोड़ा फोकस के साथ आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे भाई। 30 मिनट के टाइम ड्यूरेशन से हमने क्लासिफाई कर दिया सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी रीडिंग को। उसके बाद डेली का रिवीजन कितना करें भाई, इतना जो पढ़ा है कहीं इसे भूल ना जाए, इसलिए 10-10 मिनट आप बहुत ही तेज रफ्तार के साथ सब कुछ रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पे। बोलो बात समझ में आती है? तो ये डेली का टाइम टेबल रहेगा। अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं कि एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे रहे हो पर डे, तो 90 मिनट यहाँ पे दे दिए, 1.5 घंटा, ये हो गए 2 घंटे, ये हो गए आपके सामने 3 घंटे, तो 3 घंटे और 20 मिनट आप दे रहे हो बेसिकली। 3 घंटे और 20 मिनट आप दे रहे हो पर सब्जेक्ट को, फिजिक्स को दे रहे हो। यहां पर टाइम थोड़ा कम है भाई, 20-20 मिनट रिड्यूस हो जाएंगे, तो इसको आप 3 घंटे दे रहे हो एग्जैक्टली, और इसको भी आप 3 घंटे दे रहे हो। बोलो बात समझ में आती है? इसको भी आप 3 घंटे और 20 मिनट दे रहे हो भाई केमिस्ट्री को। कुल टाइम अगर मुझसे पूछो तो आप यहाँ पे 12 घंटे और 40 मिनट की स्टडी कर रहे हो पर डे। कितनी कर रहे हो? 12 घंटे, यानी कि 12 और 40 मिनट्स, इतनी स्टडी कर रहे हो पर डे। आप कहोगे सर ये ज्यादा हो गया, मैं कहूंगा बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अगर 6 महीनों के अंदर, 6 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कवर अप करना चाहते हो, बढ़िया से रिवीजन भी करना चाहते हो, एक सिलेक्शन की सिक्योर रैंक हासिल करना चाहते हो, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। इससे कम में काम नहीं चलेगा, पहले बोल रहा हूं आपको। आगे देखो मैंने लिखा है आप वीकली कैसे क्लासिफाई करोगे भाई।
अभी जितना भी बताया मैंने आपको कि सर इसको मैनेज कैसे करें, फिजिक्स का यूनिट और डायमेंशन चैप्टर 2 दिनों में करेंगे, तो केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर करें, बायो में कौन सा चैप्टर करें, उसके लिए डेली वीक्स का प्लान बता दिया आपके लिए। देखो सबसे पहले वीक में आप क्या करोगे, इधर लिखा गया है भाई वीक 1, फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है बच्चे, फिजिक्स के अंदर यूनिट डायमेंशन पढ़ना है 2 दिन के अंदर, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है 4 दिन के अंदर। वीक के अंदर 6 डेज होते हैं भाई, संडे को जो है हम रिवीजन प्लान रखेंगे आपके लिए ईच संडे को। तो 6 दिनों के अंदर आपने फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर पढ़े, केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट पढ़ना और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना 2 दिन तक। अगले जो 2 दिन है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो अगले वीक में पढ़ेंगे बेसिकली। यहाँ पे 2 दिन तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके बाद बायो में आना, बायो में लिविंग वर्ल्ड पढ़ लेना भाई 2 दिनों में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेना भाई 4 दिनों में, एक बॉटनी का चैप्टर ले लिया, एक जूलॉजी का चैप्टर ले लिया। तो फर्स्ट वीक के अंदर आपको क्या करना है, बोलो बात समझ में आती है क्या? फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट है, बायो के 2 चैप्टर कंप्लीट है, और केमिस्ट्री के अंदर जो दूसरा चैप्टर है वो आधा कंप्लीट हो जाएगा लगभग। इतना पढ़ने के बाद जो संडे आएगा, उस संडे को इसमें जो भी पढ़ा है वो सब रिवाइज करेंगे बच्चों। एक एक वर्ड को वापस से नहीं पढ़ना है। रिवीजन का मतलब होता है फास्ट फॉरवर्डिंग। बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसी वीक के अंदर, संडे को वापस से फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और कहीं भूल ना जाए चीजें, इसलिए उनको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद वीक 2 में क्या करेंगे, देखो बच्चे वीक 2 के अंदर फिजिक्स के अंदर अगला चैप्टर आ जाएगा मोशन इन प्लेन 4 डेज के अंदर, और लॉज ऑफ मोशन के 2 दिन आप यहां पे दे सकते हो, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन 4 दिनों में कंप्लीट करना बताया था, 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन अगले वीक में हो जाएंगे। बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 दिनों में यहाँ हुआ और 2 दिनों में अगले वीक में हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल के 4 दिन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लोगे 4 दिनों में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 दिन बताए थे, 2 दिन यहाँ मिल जाएंगे, 1 दिन अगले वीक में मिल जाएगा। जब पहला वीक समाप्त हो गया, दूसरा वीक भी समाप्त हो गया, तो इस वीक के बाद आप दोनों वीक, फर्स्ट और सेकंड दोनों वीकों का रिवीजन करोगे बहुत ही अच्छे से। जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, फास्ट फॉरवर्ड करोगे ऑब्वियसली, तभी हम उसे रिवीजन बोलेंगे। देखो ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है, इसका प्रिंट आउट भी आप ले लेना भाई। ये जो मैंने यहाँ पे स्टाइलस से मार्क कर दिया है, ये मैं इरेज करके आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, ताकि आप बहुत ही अच्छे से इसका प्रिंट आउट ले लो। और जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो तो यहाँ पर राइट मार्क भी करते चलो, हैंड आउट रखो, इसका प्रिंट निकाल के रखो इस स्लाइड का, और जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते चलो इन पे राइट भी लगाते चलो, जिससे आपको पता रहेगा इतना हमने कवर कर लिया और इतना सा बचा है। बेसिकली देखो बॉक्स सब कुछ बना दिए हैं आपके लिए, प्रिंट आउट ले लेना और राइट लगा लगा के मेहनत करना भाई बहुत ही अच्छे से। कितना कंप्लीट कर लिया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 वीक के अंदर बेसिकली आपको ये करना है। उसके बाद 3rd वीक में देखो क्या करना है भाई, फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन के 2 डे यहाँ पे मिल जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी के 4 दिन मिल गए, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दो यहाँ पे 6 दिनों में कंप्लीट कर लो बेसिकली। उसके बाद बायो के अंदर प्लांट किंगडम कर लो 5 दिनों में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो 1 दिन पीछे छूट गया था वो आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग को 11 दिन दिए थे, अगर पता हो तो 6 दिन यहाँ पर, 5 दिन यहाँ पर दे दोगे। इस वीक के अंदर इतना पढ़ा है, ऑब्वियसली संडे को पूरा रिवीजन कर लेंगे 3rd वीक का। उसके बाद 4th वीक में यहाँ पे COM पढ़ लो, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन पढ़ लो 6 दिनों में, केमिकल बॉन्डिंग 5 दिनों में यहाँ पूरा हो जाएगा। F और D ब्लॉक जो है वो 1 दिन यहाँ पढ़ लो, अगले दिन जो है आगे बता देंगे अगले वीक में। मॉर्फोलॉजी पढ़ लो 3 दिनों में, इवोल्यूशन पढ़ लो 3 दिनों में बेसिकली। तो ये जो प्लान है वीक 3 और वीक 4 का, इन दोनों को रिवाइज कर लोगे अगले संडे को। बोलो बात समझ में आती है क्या आपको? सर इतना तो समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो वीक 5 के अंदर क्या करोगे, फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन करो, अगला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर लो। डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, बार बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, समझ में आ गया। डी और एफ ब्लॉक के 2 दिन यहाँ मिल गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 दिन मिल गए, एनाटॉमी के 3 दिन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज के 3 दिन मिल गए आपको। उसके बाद अगले संडे को आप रिवीजन कर लोगे भाई इस वीक में जो भी पढ़ा है। उसके बाद देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कर लो, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर लो 3 दिनों में, ये 3 दिनों में ये आईयूपीसी कर लो 4 दिनों में, आइसोमेरिज्म को 2 दिन यहाँ दे दो, 2 दिन अगले वीक में, सेल कर लो 3 दिनों में खत्म, एनिमल किंगडम के 3 दिन आपको यहाँ मिल ही रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है? उसके बाद ऑब्वियसली जो संडे आ रहा है उसमें दोनों वीक का आप रिवीजन कर लोगे बहुत ही अच्छे से। आगे बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों फिजिक्स के अंदर आप करोगे थर्मोडायनेमिक्स 3 दिनों में, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी कर लोगे 2 दिन यहाँ तक, और आइसोमेरिज्म के 2 दिन जो छूट गए थे यहाँ मिल गए, GeO-C1 कंप्लीट हो जाएगा 4 दिनों में, बायोमोलिक्यूल्स 3 दिनों में, एनिमल किंगडम के जो 3 दिन छूट गए थे वो आपको यहाँ पे मिल गए। इस वीक के अंदर जितना भी पढ़ा है अगले संडे को क्या करोगे, बहुत ही बढ़िया से रिवीजन। उसके बाद फिजिक्स में अगले वीक में क्या करोगे, ऑसिलेशन कर लो, वेव कर लो 3 दिनों में। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर GeO-C2 स्टार्ट कर दो भाई 6 दिन,
उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को 4 दिन दे दो और सेल साइकिल डिवीजन को 2 दिन दे दो। और अगले संडे को ऑब्वियसली पता है क्या करना है, दोनों वीक का रिवीजन करना है बहुत ही बढ़िया से। उसके बाद देखो फिजिक्स के अंदर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लोगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर कर लोगे 6 दिनों में बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे जीओसी 2 के 4 दिन दे दो, हाइड्रोकार्बन को 2 दिन दे दो, हाइड्रोकार्बन का 1 दिन यहाँ मिल गया, केमिकल इक्विलिब्रियम 5 दिन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस 3 दिनों में, लोकोमोशन मूवमेंट 3 दिनों में, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर 3 दिनों में, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 3 दिनों में। ऑब्वियसली संडे को रिवीजन हम कर ही रहे हैं, सब कुछ आपके सामने लिख दिया है, आपको समझाना पर्पस था, आपको समझ में आ ही गया है, बस आपके सामने जल्दी से फॉरवर्ड कर रहे हैं स्लाइड को जिससे सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होता रहे। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 दिनों में कंप्लीट होगा, मैग्नेटिक चार्ज जो मैग्नेटिज्म है वो 6 दिनों में, हेलोजन डेरिवेटिव 3 दिनों में, अल्कोहल फिनोल ईथर 3 दिनों में, कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 दिनों में, अमाइंस हो जाएगा 3 दिनों में, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट 3 दिनों में, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन भी 3 दिनों में, ब्रीथिंग एक्सचेंज 2 दिनों में, फ्लूइड सर्कुलेशन 2 दिन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन 2 दिन में कंप्लीट। संडे को ऑब्वियसली रिवीजन कर ही रहे हैं, 12 वीक हुए हैं, देखो हमने इतने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए बहुत बढ़िया से। 13वें वीक में क्या करोगे ध्यान से देखो, मैग्नेटिज्म मैटर कर लोगे 3 दिन में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कर लोगे 3 दिनों में, अल्टरनेटिंग करंट 3 दिन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 2 दिन, रेडॉक्स रिएक्शन 3 दिन, बायोमोलिक्यूल 3 दिन, थर्मोडायनेमिक्स 6 दिन, केमिस्ट्री है बेसिकली क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा टाइम दिया है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर 3 दिन, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 3 दिन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 4 दिन, इकोसिस्टम 2 दिन। रिवीजन ऑब्वियसली कर ही रहे संडे को। उसके बाद फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स 6 दिनों में, वेव ऑप्टिक्स 4 दिनों में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 2 दिनों में, आयनिक इक्विलिब्रियम 4 दिनों में, सॉल्यूशन 2 दिनों में, सॉल्यूशन के 2 दिन यहाँ मिल गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 दिनों में कंप्लीट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 दिनों में कंप्लीट, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर जो है 2 दिनों में कंप्लीट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2 दिनों में, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस है वो भी 2 दिनों में कंप्लीट। रिवीजन हम ऑब्वियसली संडे को कर ही रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हर एक बात। उसके बाद अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट वीक है ये 17वां वीक, बेसिकली 17 वीक्स के अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया आपका एक एक टॉपिक के साथ। एटम पढ़ लोगे फिजिक्स के अंदर 2 दिनों में, न्यूक्लियाई पढ़ लोगे 2 दिनों में, सेमीकंडक्टर 2 दिनों में, केमिकल काइनेटिक्स बचा है जो 4 दिनों में कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का 1 दिन यहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन के 2 दिन यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो ये जो वीक है ये खाली रह गया, यहाँ पे 2 दिन 2 डेज आपको मिल गए फ्री, यहाँ पे तो नहीं मिले बट यहाँ पे भी आपको कितने डे मिल गए, 3 डेज फ्री मिल गए। इनमें आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो भाई, इतना सा टाइम आपको फ्री मिल रहा है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं चलो। देखो ये है रिवीजन प्लान। अभी तक हमने सिलेबस को कंप्लीट किया है भाई, अब हम इस सिलेबस को रिवीजन करेंगे। 17 वीक्स के अंदर मैंने आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है भाई इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब रिवीजन प्लान करेंगे। देखो 4 वीक के अंदर 1 2 3 4 वीक्स के अंदर हमने आपका रिवीजन डिवाइड किया है। सबसे पहले आप 1 से 4 वीक के अंदर जो पढ़ा था, अभी अभी जो शेड्यूल लिखा था, फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, फोर्थ वीक तक जो भी पढ़ा था वो एक ही वीक में रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन है, स्पीड ज्यादा रहेगी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, 1 से लेकर 4 वीक तक का रिवीजन करोगे एक ही वीक के अंदर। उसके बाद 5 से लेकर 8वें वीक में जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे वीक 2 में, रिवीजन प्लान में। उसके बाद 9 से 12 में करोगे वीक 3 के अंदर रिवीजन। उसके बाद 12 से 17 यहाँ पर 5 वीक का रिवीजन होगा बेसिकली वीक 4 के अंदर, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपकी रिवीजन करने की, इतना तो आप आराम से कर ही लोगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये है आपके लिए रिवीजन प्लान जो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम है भाई। वीक में जो हमने पढ़ा था 4 वीक के लिए 1 वीक डिसाइड किया है रिवीजन करना, अगले 4 के लिए अगला वीक, अगले 4 के लिए अगला वीक, अगले 5 बच गए तो एक ही वीक में हमने निर्धारित कर दिया भाई आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्टर प्लान कैसे हमने डिसाइड किया आपके लिए कि कैसे कॉन्फिडेंस लाएं सर हमारा नीट में हो जाएगा नहीं होगा, कैसे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने ऊपर कि जो पढ़ा है वो रिलायबल है और नीट के अंदर हम मार्क्स अटेंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। क्या करो बच्चों? अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो बहुत ही अच्छे से, रिवाइज करो ऑल मिस्टेक्स को ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की मिस्टेक्स को बहुत ही ध्यान से देखो, समझो क्यों हो रही है मिस्टेक्स, उसे एनालाइज करो। उसके बाद अटेम्प्ट करो नीट 2024 का पेपर, जो कि लास्ट ईयर का पेपर है भाई नीट का, उसे अटेम्प्ट करो। उसके बाद देखो आपने इस नीट 2020 के पेपर में क्या गलतियां की है और क्यों की है, पेपर को एनालाइज करो जिसे बोलते हैं भाई, कहां गलती हुई है, क्यों हुई है, उसे एनालाइज करो। इतना होने के बाद फिर से अपनी मिस्टेक्स देखो, कहां पर आप कमजोर हो, किन टॉपिकों में गलतियां ज्यादा हो रही है, उन टॉपिकों को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप नीट 2023 का 2023 का पेपर आप दीजिए भाई,
उसके बाद इस पेपर को आप एनालाइज किए, इस बार क्या गलतियां हुई। ऑब्वियसली जो मिस्टेक्स का नंबर है वो रिड्यूस होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक जो सीरीज है उसके अंदर पहले मिस्टेक एनालाइज, उसके बाद पेपर दो, उसके बाद एनालाइज करो, और हर एनालिसिस के बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ जो गलतियां हैं हमारी पेपर के अंदर वो कम हो रही है लगातार। ये जो 1 वीक के अंदर आपको करना है भाई, ठीक है, 1 वीक इसके लिए डिसाइड किया है हमने। 1 वीक में आप ये करोगे, 1 वीक में ये, 1 वीक में आप ये कर लोगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये एक पेपर के लिए हमने 1 वीक डिसाइडेड किया है भाई। यहां पर लिख दूं मैं, ये काम आप 1 वीक के अंदर करोगे, ये काम भी आप 1 वीक के अंदर करोगे, और ये काम भी आप बच्चे 1 वीक के अंदर ही करोगे। तो एक एक वीक में आपको ये सब कुछ करना है भाई। एनालाइज करो, पेपर दो, और उस पेपर को एनालाइज करो फिर से, कहां मिस्टेक हो रही है, क्यों हो रही है। नीट 2024 का पेपर कर लिया, 23 का कर लिया, और 22 का पेपर भी आपको करना है और एनालाइज करना है कहां पे मिस्टेक हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आते आते इतने पेपर एनालाइज करने के बाद आपका मिस्टेक्स नंबर बहुत ही कम हो जाएगा और आप अपने ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नीट 2025 जो है, ये 23 मिस टाइप हो गया है थोड़ा सा, यहां पे 25 करेंगे हम पहले। तो नीट 2025 से पहले एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों से, देखो सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करो जो पिछले सालों के पेपर करने में हुई थी। अब ये भी 3 पेपर कराए थे, उनमें जो मिस्टेक हो गई उसे आप रिवाइज कर सकते हैं एक दिन पहले। उसके बाद आपको नोट्स या फिर कंसेप्ट को कभी नहीं पढ़ना है भाई। इसको पढ़ते समय आपको बहुत ही बोरियत फील हो सकती है, आप डिप्रेस हो सकते हो कि इतना सारा कंटेंट है, मुझे याद भी रहेगा एग्जाम में या नहीं रहेगा। इसलिए नोट्स नहीं पढ़ने हैं, पेपर के अंदर जो मिस्टेक हुई थी उन्हें देख लो और क्यों हुई थी उसे रिवाइज कर लो बस। हार्ड वर्क करने की अब आवश्यकता नहीं है भाई, समय गया हार्ड वर्क करने का। हमने बहुत अच्छे से मेहनत की शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लास्ट डे बचा है भाई, 1 डे बिफोर क्या करना है, आपको रिलैक्स करने के लिए ट्राई करना है भाई, माइंड को फ्री रखना है। उसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस रिलैक्स रहो, आपने अपना 100% दे दिया है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर इसे फॉलो कर लिया ना तो 100% सिलेक्शन की कैटेगरी में आप लाइक करोगे। इतना खतरनाक, इतना हार्ड शेड्यूल हमने बनाया है आपके लिए। इसके बाद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सोचने का पॉइंट ही नहीं रहता है, इतनी अगर मेहनत कर लेते हो तो। क्या होगा कल एग्जाम में ये तो ऑब्वियसली नहीं सोचना है ना। अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम का सेंटर आप इवनिंग में ही जाकर देख लो भाई, यहां पर बैठना है, यहां पर आना है, इतने बजे आना है। उसके बाद आपको 8 बजे से पहले डिनर कर लेना है, और इतना है इवनिंग वॉक के लिए आपको निकल जाना है भाई। 40 से 45 मिनट तक थोड़ा घूम लो आप, है ना, वॉक भी करो ताकि बॉडी में एनर्जी वगैरह रहे, माइंड थोड़ा फ्री हो, फ्रेश फील हो आपको, और पेपर के लिए आप अच्छे से रेडी हो सको। आपको कुछ भी डिनर के बाद पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है किताब खोल के बैठ गए। अगर इस टाइम पे पढ़ते हो ना तो आपको स्ट्रेस होगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है, क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे। और ऐसी कंडीशन में सिचुएशन बनती है, यूट्यूब पे आगे क्या इंपॉर्टेंट है ये सर्च करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हो, इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है। एवरी लाइन, एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी इज इक्वल इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, अंडरस्टूड और नॉट। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट के चक्रों में कभी नहीं पढ़ेंगे और इस टाइम में कभी पढ़ाई नहीं करेंगे। रिलैक्स रहो, क्योंकि पढ़ाई का शेड्यूल बता दिया है कब करनी है, कैसे करनी है। 11 बजे से पहले बेड पे चले जाना है और सो जाना है भाई। और सोते समय आपको पता है, सोते ही तो नींद आती नहीं है भाई, मन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर 4th अटेम्प्ट है तो बहुत खतरनाक क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है भाई, आपकी जो पास्ट अचीवमेंट है, आपको छोटी क्लासेस में कितने मेडल्स मिल रहे हैं, एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, कहां तक आपने अचीवमेंट प्राप्त किए, कितने आपको मेडल मिले हैं, उन सब को याद करके आप मोटिवेट हो सकते हो कि यार हाँ मैंने इतना कुछ किया है, मैं ये भी कर लूंगा, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की टेक्निक है बेसिकली ये, अपनी पास्ट अचीवमेंट को एनालाइज करना, फिर से सोचना उनके बारे में। उसके बाद देखो फिर से नीट 2023 प्रिंट हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, बस यहाँ पे नीट 2025 कर लेंगे हम। नीट 2025 के एग्जाम डे के दिन क्या करना है, आपको 7 बजे से पहले उठना है। ऑब्वियसली यूजुअल जो रूटीन है उसमें भी आप यही रखोगे, है ना। उसके बाद गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा सा नाश्ता करना है भाई। डोंट रीड एनीथिंग, कुछ भी पढ़ना नहीं है। मैंने तो एक दिन पहले ही पढ़ने से मना कर दिया, एग्जाम के डे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है भाई। रीच एग्जाम सेंटर, 1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है भाई।
आपको देख लेना है कि कौन से क्लासरूम में बैठेंगे हम। बाहर पेपर लगे होते हैं जिन पे लिखा होता है इतना रोल नंबर है, तो आप इस रूम के अंदर बैठेंगे भाई, वो रूम वगैरह अच्छे से देख लेना है आपको। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है, जो भी लेकर जाना है आपको वो सब सारे डॉक्यूमेंट देख लेने हैं, अपनी सीटिंग प्लान देख लेना है, कौन से रूम में आप बैठोगे वो सब कुछ। उसके बाद आपको रिलैक्स करने का ट्राई करना है भाई, लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है एग्जाम हॉल के अंदर। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ऐसा सोचोगे तो डिप्रेस हो जाओगे और सिलेक्शन सच में नहीं होगा। अगर ऐसा सोचोगे तो होगा ही होगा, मेरा ही होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, इतनी पढ़ाई करके आया हूं मैं, ये सोचोगे तो सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी को कभी चेंज मत करो भाई। वहां पे जाके एग्जाम सेंटर पे 2-3 लोगों से मिले, उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछी और अपनी स्ट्रेटेजी पे डाउट आ गया कि भाई हमने तो ये तैयार किया है और इस तरीके से हम पेपर की ओएमआर फिल करने वाले हैं। कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी मत बदलो, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे सिलेक्शन ना हुआ हो। समझ में आया। हर स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है अलग अलग स्टूडेंट के लिए। बेसिकली कोई किसी को फॉलो करके सिलेक्ट हो गया, कोई किसी को फॉलो करके सिलेक्ट हो गया। आपको अगर सिलेक्ट होना है तो उस स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे से करना होगा। बस स्ट्रेटेजी चाहे कोई भी हो। बोलो बात समझ में आती है क्या। जो आपका आंसर है उसके बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें भाई। अगर बाई चांस गलत ओएमआर भी फिल हो गई तो भी उसे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, गो अहेड होना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आती है। जो एग्जाम है वो आपको एक स्माइल के साथ, पॉजिटिव मूड के साथ स्टार्ट करना चाहिए भाई, है ना। बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कैसा क्वेश्चन होगा या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट है भाई जिनके ऊपर आप रिलाई करेंगे और उम्मीद है काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। इन सबको अगर फॉलो करते हो तो एंजाइटी वगैरह से आप दूर रह पाएंगे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद मोटिवेशन के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर एग्जाम के लिए मोटिवेशन चाहिए ना तो सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज है नहीं भाई। मैं कोई 4 शायरी सुना के आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, अपने पेरेंट्स को देखो जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, इतना अच्छे से पढ़ाया है, लिखाया है, इतना खर्चा किया है आपके ऊपर, उनके बारे में सोचो। अपने घर को देखो, अपने घर के बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी है उसे देखो। इन सब चीजों से जो मोटिवेशन आ सकता है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। फिर भी एक क्वोट लिखा है आपके सामने, आप पढ़ सकते हो भाई, कि जो ड्रीम्स है वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप काम ना करो भाई। इसलिए हार्ड वर्क करो, फोकस में रहो और नीट का जो आपका ड्रीम है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करो। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी मेहनत को क्लासिफाई कर दिया है कैसे करनी है और क्यों करनी है। इतना सब कुछ स्टडी प्लान सजेस्ट करने के बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट भाई आपके एग्जाम के लिए। मैं जरूर चाहूंगा सबका सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे से हो, लेकिन आपको भी बताया सिलेक्शन का परसेंटेज कितना है। जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीधा सा आंसर है आपने मेहनत में कमी छोड़ दी है। अगर 2 नंबर से भी रहे हो ना तो मेहनत में कमी थी। ये मत बोलो कि हम तो 2 नंबर से रह गए, हमारा तो ये हो गया। आपने कम मेहनत की है लेकिन कम मेहनत की है। वो मेहनत में कमी ना रखें और एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस समझ के पढ़ाई करें बच्चों। उसके अलावा थोरेक्स के ऊपर जो आरआरसी बैच चल रहा है, इस बैच के नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, डीपीपीज अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल तक रीच आउट कर सकते हो। किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो और व्हाट्सएप हो, अगर आप थोरेक्स 100 सर्च करते हैं तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मैं उम्मीद करता हूं अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो आप 100% इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। और मैं चाहता भी हूं, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये स्ट्रेटजी बनाई है, इसे फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए और रिजल्ट लेकर आइए बच्चों। दुनिया मेहनत नहीं देखती है तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। तो मैं रिजल्ट का ही इंतजार करूंगा आपका और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आरआरसी का पहला वीडियो आ चुका है चैनल पे, आरआरसी के सेकंड वीडियो में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल्ड्रन।